भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक दिन में 4 से 5 रैलीज, कभी सुदूर उत्तर पूर्व त्रिपुरा में, कभी असम में, बंगाल में, दक्षिण में, कर्नाटक, केरल में। चुनौती आपके अपने सूबे में भी बहुत बड़ी है। आप पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगा, उसके बाद आप पहली बार मीडिया में के सामने आज तक पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो आपने पहला बयान दिया संभल में, उसमें भी आपने बाबर की औलाद का जिक्र किया। 72 सीटें पिछली बार आपके पास थी 73-80 में से, तो क्या यही ध्रुवीकरण है जीत का मंत्र? देखिए, हम लोग ध्रुवीकरण की नहीं बल्कि विकास की राजनीति करते हैं। विकास, सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दों को हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाया है। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति स्वयं इस बात को कहता हो कि मैं बाबर का वंशज हूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करने से संकोच करता हो, किसी धर्मस्थल पर जाकर के वहां की आस्था का अनादर करता हो, तो आखिर व्यक्ति क्या बोलेगा उसके बारे में? हमारे सामने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई चुनौती नहीं। कांग्रेस, सपा, बसपा, इन सब के कार्यकाल को प्रदेश की जनता ने देखा है और देश की जनता ने भी देखा है। आपका लक्ष्य क्या है उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर 74+ का जो लक्ष्य तय किया है, हम उसे अचीव करेंगे। प्रथम और द्वितीय चरण के चुनाव ने इस बात को साबित भी किया है और ये निरंतरता बनी रहेगी। 74+ का लक्ष्य है, क्या 74+ में अमेठी शामिल है? हाँ, हमने कहा ना 74+ में अमेठी भी है और आजमगढ़ भी है। अमेठी और आजमगढ़, ये आपके लिए, क्योंकि आपके लिए भी ये प्रतिष्ठा का प्रश्न है। अब मैंने कहा ना, हम लोगों ने हर चुनौती को अवसर में बदलने का प्रयास किया है और हम सबके सामने ये चुनौती है। इस चुनौती को अवसर में बदल करके भारतीय जनता पार्टी आज मोदी जी के नाम पर, उनके काम के आधार पर 2019 के देश के सामान्य निर्वाचन में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन 74+ के इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या ध्रुवीकरण एकमात्र उपाय है? क्योंकि पहले भी अली बजरंगबली की बात उठी और अब भी बाबर की औलाद की बात उठी। देखिए, हमने कहीं भी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है। मुझ पे 72 घंटे का चुनाव आयोग ने रोक लगाया था चुनाव प्रचार के लिए, हमने उसको स्वीकार किया। भारत के संविधान का, भारत की संवैधानिक संस्थाओं के प्रति मेरे मन में पूर्ण अपार श्रद्धा और सम्मान का भाव है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि क्या ये सही था? मैंने तो कहीं भी जाति या मजहब के आधार पर वोट नहीं मांगा था। हमने तो इस बात को कहा था कि भी कैसे कैसे लोग हैं। एक तरफ कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा को समाप्त करने की बात करती है, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के भारत में सेना को मिले हुए विशेष अधिकारों को समाप्त करने की बात करती है। वायनाड में श्री राहुल गांधी जाते हैं तो मुस्लिम लीग के झंडे नजर आते हैं, कांग्रेस का झंडा कहीं नजर नहीं आता है। आखिर ये कहां की राजनीति है? दूसरा, बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता सुश्री मायावती जी सहारनपुर में जाती हैं, श्री अखिलेश यादव सहारनपुर में जाते हैं और किस प्रकार की भाषण करते हैं। सीधे सीधे मुसलमानों से गठबंधन के पक्ष में वोट देने की अपील करते हैं। कांग्रेस मुसलमानों से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील करती है। हमने तो कहीं ये बात नहीं की जाति, मत या मजहब के आधार पर हमने कोई ध्रुवीकरण नहीं किया। हाँ, हमने जरूर कहा था कि भाई अगर ठीक है, उनका अली में विश्वास है, हमारा बजरंगबली में विश्वास है। विश्वास हर एक व्यक्ति का अपना अधिकार है। उस आधार पर भी मुझे 72 घंटे चुनाव प्रचार से रोका गया
और हमने कहा ना हर चुनौती को अवसर के रूप में बदलना। तो ये आपको लगता है आपके अधिकारों का हनन किया चुनाव आयोग ने, गलत देखिए, किया? चुनाव आयोग ने जो किया है हमने उसको स्वीकार किया। हमने 72 घंटे मीडिया से, प्रचार से मैं दूर रहा और अपने अनुसार अपने कार्यक्रम को करता रहा। आप अपने बजरंगबली के साथ रहे? मैं एकदम, अब मेरी आस्था जो थी, जहां मुझे आवश्यक लगा था मैं वहां उन लोगों के बीच में गया। ये बताइए, मैं वायनाड में था, राहुल गांधी जब अपना पर्चा दाखिल कर रहे थे, मैं वहीं रिपोर्टिंग कर रहा था। अगर वहां पर हरे झंडे थे या इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे थे, इसमें गलत क्या है? नहीं, गलत इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस एक दल है। 4 पीढ़ी से जो राहुल गांधी अमेठी से जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिनिधित्व करती रही है, क्या उनका अमेठी में विश्वास नहीं, अमेठी का जनता में विश्वास नहीं? दूसरा, आप वहां गए हैं, मुस्लिम लीग के एजेंडे को आप स्वीकार कर रहे हैं। मुझे लगता है यही प्रश्न पूरा देश उनसे पूछना चाहता है कांग्रेस से कि आपका घोषणा पत्र ऐसे लगता है जैसे कांग्रेस का घोषणा पत्र कि कांग्रेस कहा तो देशद्रोहियों के साथ, ये देश इसको कभी स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, आप ये भी कह रहे हैं कि आपका बजरंगबली में विश्वास है, उनका अली में विश्वास है। क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है? ये ध्रुवीकरण नहीं है भैया। मैंने आपको ये नहीं बोला ना कि आप किस पे विश्वास करें। मेरा विश्वास जिस पे है उस पे मेरी आस्था को कोई रोक नहीं सकता है। आपकी जो आस्था होगी अपनी आस्था के अनुसार अपना विश्वास व्यक्त करिए। मायावती और मुलायम सिंह लगभग 25 वर्ष बाद एक मंच पर आए और वहां ये बात हुई कि मुसलमान, यादव और दलित एकजुट हो। इस तरह की बात अखिलेश यादव ने की। अगर ऐसा होता है तो आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। प्रदेश का यादव भी, प्रदेश का दलित भी, प्रदेश का पिछड़ा भी, प्रदेश का अनुसूचित जाति के किसी भी वर्ग से जुड़ा हुआ कोई भी मतदाता हो, यहाँ का व्यापारी हो, यहाँ का नौजवान हो, यहाँ का किसान हो, यहाँ की महिलाएं हो, हर एक व्यक्ति जानता है कि कौन उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकता है। दंगे होते थे, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, तो दंगों में किसी ने इस चीज को देखा कि मरने वाला कौन था? दंगाई दंगा करते रहे, जाटों भी मारा गया, यादव भी मारा गया, जाट भी मारा गया, मुस्लिम भी मारा गया। अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, दंगाइयों को अपने आवास में बुला के सम्मानित करते हैं। आजम खान सीधे से दंगाइयों का साथ दे रहे थे। ऐसे प्रदेश के अंदर हर दूसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था विगत 5 वर्षों में, या मायावती की सरकार के समय। ये दंगों का जो सिलसिला प्रदेश के अंदर चला, जो लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, सपा बसपा को, बसपा सपा को, आखिर पिछले चुनाव में ही 2014 के लोकसभा चुनाव के समय मायावती जी के बयान को पढ़िए, जिन्होंने मुलायम सिंह जी के बारे में कहा है। लेकिन उसके बाद या मायावती जी का बयान वो पढ़िए जो उन्होंने अखिलेश यादव के लिए कहा है, या मायावती जी के बारे में जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह जी ने कहा है। लेकिन कल जो उन्होंने कहा उसमें भी परिवर्तन आया। मैं क्या कह रहा हूँ ना, उन्होंने गेस्ट ये हाउस का भय भी जिक्र है, किया। ये भय है। किस बात का भय? भय मोदी जी के द्वारा आने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम चली है, कहीं इनके कारनामे परत दर परत खुलते हुए बाहर न आ जाएं, यह भय सपा बसपा को एकजुट कर रही है। लेकिन ये अवसरवादी गठजोड़ है। इसका प्रदेश के विकास से, प्रदेश की खुशहाली से कोई मतलब नहीं। प्रदेश की जनता भी इस बात को जानती है। इसलिए प्रदेश की सुरक्षा के लिए, प्रदेश की समृद्धि के लिए, प्रदेश का हर जागरूक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन वही मतदाता आप ही के गोरखपुर में या कैराना में उसने एक अलग बाई इलेक्शंस में अलग नतीजा दिया। बाई इलेक्शन 2014 में भी हुए थे, तो भी बीजेपी हारे थे। हम लोगों ने 14 में प्रदेश में 73 सीटें पाई थे। बाई इलेक्शन 2017 में भी हुए थे, तब भी बाई इलेक्शन में बीजेपी हारी थी, लेकिन 17 में
2/3 से अधिक मेजोरिटी के साथ बीजेपी यूपी में अपनी सरकार बनाई। इसके बाद नगर निकाय के चुनाव में 16 में से 14 बीजेपी नगर निगम जीती, अधिकतर नगर निकाय में बीजेपी जीती। हमारे पक्ष में चुनाव में ज्यादा पब्लिक का रुझान रहा है। उपचुनावों को छोड़ लें, किसी भी उपचुनाव को छोड़ लें, तो आपको लगता है कि यह देश के लिए चुनाव हो रहा है। मोदी जी के नाम, उनके काम पर प्रधानमंत्री चुनने के लिए देश चुनाव लड़ना चाहता है, और प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए हर जनता का रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, मोदी जी के पक्ष में है। एक विपक्ष के पास न नेता है, न नीति है और न नियति साफ है। ये जनता भी जानती है, हर व्यक्ति जानता है। इसलिए कोई भी उनके साथ नहीं खड़ा होगा, और बुरी तरह गठबंधन पूरी तरह फेल हो चुका है। ये जो भाषा इनकी इस समय बदली है, ये उसी बौखलाहट का परिणाम है। बौखलाहट विपक्ष का यह आरोप है कि जब भारतीय जनता पार्टी साध्वी प्रज्ञा को मैदान में उतारती है, तो ये उनका कहना है कि ये बीजेपी की बौखलाहट है। आखिर क्यों साध्वी प्रज्ञा, जिन पर आतंक का आरोप है, वो चुनाव लड़े भोपाल से? देखिए, आतंक का नहीं, न्यायालय ने उन्हें पूरी तरह बरी किया है मकोका के चार्जेस पर, लेकिन यूएपीए का चार्ज है। देखिए, उन्हें उन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया है। दूसरा, दुनिया के अंदर कौन सी ऐसी जाति, मत, मजहब या सेक्ट है जिसको उसकी विपत्ति के समय भारत के सनातन हिंदू धर्मावलंबियों ने शरण न दी हो या उनको यहां पर प्रोटेक्ट न किया हो। दुनिया का सबसे सहिष्णु, सबसे उदार और सबके साथ सदा सहिष्णुता का व्यवहार रखने वाले हिंदू को ही जब आप आतंकवाद कहेंगे और आतंकवाद के साथ उसको जोड़ेंगे, तो इससे जघन्य पाप और इस देश के साथ इससे बड़ी गद्दारी दूसरी नहीं हो सकती। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के साथ ये गद्दारी की है, और जनता के सामने ये वास्तविक तथ्य सामने आने चाहिए। साध्वी प्रज्ञा को भारतीय जनता पार्टी ने अगर अपना प्रत्याशी बनाया है, तो इसी बात को लेकर के कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस का और उसके सहयोगी दलों का मुद्दा था, ये फेक आरोप था, फर्जी आरोप था, और देश और दुनिया में भारत की छवि को धूमिल करने वाला एक देशद्रोही कृत्य था। इसके लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड है कि हिंदू आतंकवाद या सैफरन टेरर कुछ नहीं था। आप खुद भगवाधारी हैं। ये सैफरन टेरर नाम की कोई चीज नहीं। सैफरन भारत की परंपरा और भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। भारत के विकास की प्रक्रिया को, भारत के सुशासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। तो साध्वी प्रज्ञा को चुनाव में उतारना यही दर्शाता है आपकी दृष्टि में कि सैफरन टेरर नहीं है और वो उसके खिलाफ लड़ रही हैं? एकदम। साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ अन्याय हुआ था। दूसरा, एक व्यक्ति के नाम पर आप पूरी कौम को, पूरी जाति को, पूरे सनातन धर्म की उच्च परंपरा को बदनाम नहीं कर सकते। कांग्रेस को और उसके सहयोगी दलों को देश की जनता के सामने इसकी सफाई देनी पड़ेगी। और ऐसी परिस्थिति में साध्वी प्रज्ञा ये कहती है कि उन्होंने श्राप दिया और इससे हेमंत करकरे का अंत हुआ। वो जिनको अशोक चक्र भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में अपना बयान पहले स्पष्ट दे दिया है। मुझे लगता है वो कब इश्यू नहीं रहा। क्या आप साध्वी प्रज्ञा के पक्ष में कैंपेन करेंगे? क्या आप उनकी मदद करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जहां भी इलेक्शन कैंपेन के लिए मुझे भेजे कि मैं वहां जाऊंगा। आपकी इच्छा है? मैंने क्या कहा ना, जहां भी पार्टी मुझे कहे कि मैं वहां जाऊंगा। साध्वी प्रज्ञा की ये जो लड़ाई है, क्या ये नहीं दिखाती कि विकास को छोड़कर भगवा के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी? ये ध्रुवीकरण नहीं है। विकास, लोक कल्याणकारी योजनाएं और देश के अंदर आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर हो या भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के मुद्दे को लेकर के जितना बेहतरीन कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, आजादी के बाद कभी इस प्रकार की अभूतपूर्व उपलब्धियां भारत के साथ नहीं जुड़ी हैं। मुझे लगता है कि विकास की प्रक्रिया के साथ ही
भारत में हर तबके के लोगों को प्रतिनिधित्व देना और समाज के हर एक नागरिक को चुनाव की प्रक्रिया के साथ जोड़ना यह आवश्यक भी है। और मुझे लगता है कि अगर सात्विक प्रज्ञा कोई मिला है तो कोई बुरा नहीं हुआ। और आपका साथ है उनके साथ? मैंने कहा भाई पार्टी का साथ है, हम भी साथ में हैं। विपक्ष ये भी आप पर आरोप लगा रहा है, आपकी पार्टी पर, कि आप लोग विकास की बात तो करते हैं लेकिन चुनाव के समय आप बालाकोट जैसे मुद्दे या कश्मीर या पुलवामा के नाम पर प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। तो ये दिखाता है कि वो भय का वातावरण क्रिएट करके वो वोट चाहते हैं। ये मुझे उन लोगों की बुद्धि पर तरस आती है जो पुलवामा और बालाकोट की घटना को भारत के अंदर भय के माहौल बनाने की बात करते हैं। पुलवामा की घटना पर भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी थी, प्रधानमंत्री जी का बयान आया था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और उसके बाद 72 घंटे के अंदर सभी आतंकी मारे जाने की घटना सामने आना, 10वें दिन बालाकोट के अंदर एयर स्ट्राइक के माध्यम से आतंकी कैंपों का नष्ट होना, यह भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की एक बहुत उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाती है। लेकिन कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी, तमाम अन्य दलों ने इस पर प्रश्न खड़े किए थे। तो स्वाभाविक रूप से भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर गौरव करने की बजाय प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये पाकिस्तान की भाषा बोलने जैसी बात थी। और इसीलिए इन मुद्दों को जनता के सामने भी रखना ये भारतीय जनता पार्टी आवश्यक समझती है। और इसीलिए हम लोगों ने इस बात को कहा कि भारत के सैनिकों पर पूरा देश गर्व की अनुभूति करता है, लेकिन विपक्ष ऐसा है कि ये देश के सैनिकों से सबूत मांगते हैं। भारत की सेना, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन चुनावी भाषणों में आप मोदी की सेना कह गए और इसकी वजह से कई पूर्व सैनिक खासे आहत थे, क्योंकि उन्होंने कहा हम किसी नेता की या पार्टी की सेना नहीं, हम भारत की सेना है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि इस देश में नेहरू जी के समय में देश के वैज्ञानिकों के द्वारा कोई उपलब्धि हासिल होती थी तो नेहरू जी के खाते में उपलब्धि जाती थी। इंदिरा जी के समय कोई उपलब्धि हासिल होती तो इंदिरा जी के खाते में जाती थी। लेकिन और अगर अरे भाई प्रधानमंत्री किसके हैं? प्रधानमंत्री किसके हैं? प्रधानमंत्री देश के हैं ना, तो फिर प्रधानमंत्री पे आपत्ति क्यों आपको? तो मोदी की सेना कहना आपकी दृष्टि में गलत नहीं है? हमने कहीं कोई गलत नहीं कहा। अगर नेहरू जी को उपलब्धि मिल सकती है, इंदिरा जी को मिल सकती है, तो मोदी जी को भी इसका श्रेय मिलना चाहिए। लेकिन आपको लगता है देश की सेना उचित? अगर मैं कहता हूं हमारी सेना, तो हमारी सेना का मतलब मेरी व्यक्तिगत सेना नहीं होती है, इस देश की सेना से है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। 74 के पार आप कह रहे हैं, लेकिन पहले 2 राउंड की वोटिंग के बाद आपका क्या आकलन है? क्योंकि अब अटकलें ये है कि कोई कह रहा है पहले फेज के बाद 5-3, दूसरे फेज के बाद संभवतः 4-4। आपको लगता है ना बीजेपी से जो भी लड़ रहा बीजेपी से लड़ रहा है। 16 सीटों पर चुनाव हुए हैं, 16 की 16 बीजेपी जीत रही है पहले 2 चरण के। तीसरे चरण में भी भारतीय जनता पार्टी सब पर भारी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी भारी नहीं होती तो विपक्ष में इतनी छटपटाहट नहीं होती अपने वजूद को बचाने के लिए। विपक्ष को अपना वजूद बचाने की छटपटाहट है, क्योंकि देखिए 2 दृष्टिकोण हैं। एक, आप कह रहे हैं राहुल गांधी पलायन कर रहे हैं वायनाड, वो कह रहे हैं कि मैं एक नए क्षेत्र में जा रहा हूं, और उनकी बहन कह रही है कि मैं तो मोदी जी से लोहा लेने वाराणसी। स्वागत है, हम लोग तो चाहेंगे आए ना लोग। मुझे लगता है वास्तविक मुद्दों से कांग्रेस ध्यान भटकाना चाहती है, इसलिए इस प्रकार के मुद्दों को छालने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, उनके पास कुछ भी नया बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है कि कांग्रेस और
55-60 वर्षों के कांग्रेस का कार्यकाल देश की जनता के सामने बौना साबित हो गया है और जनता के सामने वास्तविक तस्वीर मोदी जी ने खींच दी है। तो काशी में प्रियंका गांधी वाड्रा चुनौती नहीं है प्रधानमंत्री के लिए? श्रीमती प्रियंका वाड्रा कोई चुनौती नहीं है। वे 2014 में भी और 2017 में भी उनको प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने देख लिया है और मैं तो चाहूंगा कि वे आए, एकदम पता लग जाएगा कौन कितने गहरे पानी में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? क्योंकि क्या नहीं भैया, ये आप लोगों की गलत फहमी है। ग्राउंड रियलिटी आप थोड़ा जानेंगे तो वास्तविक तथ्य सामने आ जाएंगे। जो लोग अमेठी और रायबरेली नहीं बचा पा रहे हैं, वे लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश में घुसपैठ की बात कर रहे हैं, अपने आप में दिवा स्वप्न जैसा है। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि अमेठी, रायबरेली और आजमगढ़, ये तीन कहा ना, जो लोग अपनी परंपरागत सीटों को नहीं बचा पा रहे हैं, उन लोगों से ये उम्मीद करना कि वे लोग कई और जगह कोई मुकाबला कर पाएंगे, मुझे लगता है बेवकूफी भरा ही प्रश्न होगा। अमेठी नहीं बचेगी राहुल गांधी? सवाल ही नहीं होता है। कैसे? आप देखें ना, चुनाव परिणाम आने दीजिए, चुनाव की वहां के रुझान को देखिए, आप बैठ जाएं लैंड कर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमेठी, रायबरेली, आजमगढ़ 74 के पार, ये उनका दावा है कि ये होगी भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत,